हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं टर्बो रिवीजन चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो 10 मिनट के अंदर हम लोग करेंगे पूरा रिवाइज। ध्यान से बने रहिएगा पूरे वीडियो में। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टर्बो रिवीजन इन 10 मिनट्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने बना दी है। शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग भी हैं और पीसीएम भी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है बेटा, और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। अच्छी बात या गुड न्यूज क्या है कि 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फुली सॉल्व है तो सोल्यूशन के लिए किसी टीचर भैया दीदी के पास आपको भागने की जरूरत नहीं है और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। इसको और मजबूत करने के लिए मैंने एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के भी वीडियो सोल्यूशन ऐड कर दिए हैं फिजिक्स के लिए। तो आप इसको लेकर जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर सकते हैं। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेगा। लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा दीजिए। चलिए पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब आप V और I के अंदर ग्राफ खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ऐसे यही ओम्स लॉ है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम करेंगे कि ये जो मटेरियल है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात कि फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस की बात करें तो आर को जो अफेक्ट करते हैं वो रेजिस्टिविटी है ऑफ द मटेरियल, और ये लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इस पे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी तैयार करके रखिएगा। एक दूसरी पॉइंट होता है या जो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है करंट डेंसिटी। तो वो J इज इक्वल टू I बाई ए होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो करंट डेंसिटी भी पकड़ के रखिएगा, कई जगह इसका इस्तेमाल होगा। जहां पे वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ की बात करते हैं वहां भी इसका इस्तेमाल होगा। तो J इज इक्वल टू I बाई ए वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर फॉर्म में देखिए, एक तो स्केलर फॉर्म होता है जहां पे V इज प्रोपोर्शनल टू I कहते हैं ओम्स लॉ के लिए। दूसरा एक वेक्टर फॉर्म होता है जिसे E इज इक्वल टू रो J या J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। रो रेजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है। इसको भी याद करके रखिए, आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, लिखने को बोल देते हैं, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करें, यानी उनके बीच में जब ग्राफ खींचेंगे V और I के बीच में तो स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास होगा, तो वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे होंगे। जो मटेरियल्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते उनको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसके आप V और I के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा। इसके अलावा जैसा भी ग्राफ मिल जाएगा वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का ग्राफ मिल जाएगा। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या हुए? जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात। जब भी किसी भी कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वीडी हो गया माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो लगातार टक्करों के बीच में जो एवरेज टाइम लगता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू एनी एवीडी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। इस फॉर्मूले को पकड़ के रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि n क्या होता है। यहां पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली होता है। तो इसको पकड़ के जरूर रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है। J इज इक्वल टू एनी वीडी। इसी A को I के नीचे कर दीजिए, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है। देखिए रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो यहां मेटल्स में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और स्पेशल देखिए सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी घट जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स में टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी फिर से घट जाती है। तो इस बात को याद रखिए, सवालों में पूछा जाता है आजकल। और ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट है कि टेंपरेचर बढ़ाने पे किस तरह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और इसे अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और एसआई यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड बेटा। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही होती है तो करंट के फ्लो होने से इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स होते हैं और वहां पे हीट पैदा हो जाती है। तो H कितनी हीट पैदा होगी? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है H इज इक्वल टू वी आई टी के बराबर या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इसको भी पकड़ के रखिए, जगह जगह इस्तेमाल होता है। पावर कंजम्पशन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन पी से चलता है। 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी वन प्लस 1 अपॉन पी टू। और अगर ये जो यहां पर
पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पावर सिंपली ऐड हो जाती है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इसको भी पकड़ के रखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि एक सेल जब लगाते हो सेल के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है चलना, घूम कर पूरे सर्किट में बाहर अंदर सब वहीं पहुंचने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में, पूरे सर्किल को रोटेट करने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई की वैल्यू होती है W अपॉन क्यू। जितना भी वर्क डन लगेगा पूरा चक्कर लगा के यहां से घूम के वापस यहां तक आने में, उसको आप क्यू से डिवाइड कर दिए, पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो सेल होता है उसमें डिस्चार्जिंग में ध्यान रखिएगा, डिस्चार्जिंग में हमेशा V E से कम होता है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR चलेगा। और अगर चार्जिंग हो रही है जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो V इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाता है इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ द सेल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करें तो तीन तरह से कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब सेल्स को आप लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इनका जो EMF होता है बेटा वो सिंपली ऐड हो जाता है E1 प्लस E2, है ना। और इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए n आइडेंटिकल सेल लिए गए हैं जिससे सिचुएशन सीधी सादी या सिंपल है, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया है। तो जो मैक्सिमम करंट मिलती है वो Ne अपॉन R मिलती है, यानी एक सेल से जो करंट मिल रही थी E अपॉन R उससे लगभग n टाइम्स। तो Ne अपॉन R इज द मैक्सिमम करंट। और कब मिलती है? जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लोड है उसकी वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। ये कैपिटल R इज मच मच ग्रेटर देन NR। ये NR क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए लगाया है, ये ध्यान रखिएगा जब भी दो सेल की बात हो तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा, फटाफट जल्दी निकल आएगा। कि भाई अगर पूछे कि दो सेल हमने पैरेलल लगाए हैं, इसका इक्विवेलेंट EMF बताइए, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बात खत्म। इन जनरल अगर दो से ज्यादा सेल है, 3 4 5 6 कुछ भी है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे आप। E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, और नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये फॉर्मूला ये बहुत आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, जरूर पकड़ के रखिएगा। अब इसके लिए कंडीशन कितनी मैक्सिमम करंट होती है और कब होती है, तो इसमें अगर हम M सेल्स को M रोज बना दिया, M आइडेंटिकल सेल लगा देते हैं, तो जो मैक्सिमम करंट मिलती है Me अपॉन R मिलती है, यानी जो एक सेल से करंट मिल रही थी उसका M टाइम्स। और ये कब मिलती है? जब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उससे कम होता है बहुत ज्यादा। R बाई एन क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। R क्या है? एक्सटर्नल लोड। जब एक्सटर्नल लोड R बाई एन से काफी छोटा होगा तो मैक्सिमम करंट मिलेगी, और कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। ये कंडीशन भी आपको बिल्कुल दिमाग में ठुसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की, यानी कि सीरीज पैरेलल दोनों है। यहां पर N सेल्स लगाया गया एक सीरीज में और M रोज है ऐसी। तो N सेल सीरीज में, M रोज यहां पे लगी, सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल इन नेचर हैं, एक जैसे हैं। तो यहां पर जो मैक्सिमम करंट आपको मिलती है वो Me अपॉन 2R होती है या Ne अपॉन 2 कैपिटल R होती है। इसको याद करके रखिएगा। कैपिटल R है एक्सटर्नल लोड और स्मॉल r है एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये होता कब है? ये होता है जब एक्सटर्नल लोड इस R की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो ये कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए बेटा जी, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कितनी मैक्सिमम करंट मिलने वाली है। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की कहानी हो गई। अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, बड़े ही सरल हैं। पहला लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। यहां पे देखिए आने वाली करंट I1 I2 है, जाने वाली I3 I4 है। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। ये जो लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है ना। दूसरा लॉ होता है कि किसी भी क्लोज लूप में अगर आप चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम कर दें तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ये किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब इसी का व्हीट स्टोन ब्रिज, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है किस काम में आता है? किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। जब हम बोलते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये इस गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट पास नहीं होगी, और ये इसकी कंडीशन होती है P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S। जब ऐसा होगा तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कंडीशन होगी जहां पर VA और VB बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने झटपट 10 मिनट के अंदर टर्बो रिवीजन आपका करा दिया है। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।